नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है एनईपी 2020। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज की हमारी क्लास का जो हेडिंग रहेगा, आज की हमारी क्लास का हेडिंग रहेगा एनईपी 2020। इस टॉपिक का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि एनईपी 2020 का पूरा नाम क्या होगा। ये दो तीन बार ऐसी एक पेपरों में पूछा जा चुका है कि एनईपी 2020 का पूरा नाम बताइए। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। एनईपी 2020 का कंफ्यूजन क्या है कि कुछ बच्चे उसको कर देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, इसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगर मैं इसको बात करूं, एनईपी 2020 का नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब एनईपी का नाम सुनते, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम सुनते ही आपके मन में और भी सवाल पैदा हो रहे होंगे कि अभी तक तो एनईपी जो है वो और भी बन चुकी है। तो यदि मैं बात करूं वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय तक भारत में 3 एनईपी बन चुकी हैं। सबसे पहली पहली जो फर्स्ट एनईपी बनी थी हमारी 1968। उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल पर पहली शिक्षा नीति बनाई गई 1968 में। हालांकि उस समय पर एजुकेशन पर, शिक्षा पर नीति बनाने का जो काम था, शिक्षा पर नीति बनाने का काम राज्य सरकार का था, क्योंकि उस टाइम तक जो हमारी शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय थी। किसका विषय थी? राज्य सूची का विषय थी। शिक्षा को हमने समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया था। दूसरी हमारी जो एनईपी बनती है, दूसरी एनईपी बनती है हमारी 1986 में, और उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और तीसरी एनईपी जो हमारी बनती है, तीसरी एनईपी बनती है हमारी 2020 में, और 2020 के टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। तो अभी तक जो हमारी 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी है, पहली 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर, दूसरी 1986 में श्री राजीव गांधी के टाइम पर, और तीसरा एनईपी 2020 श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। ये 3 शिक्षा नीति बन चुकी हैं। तो सबसे पहला लिखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और यदि मैं बात करूं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत अभी तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। अभी तक भारत में, अभी तक भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन चुकी हैं। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन कौन सी बन चुकी हैं? सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट 1968। आपको पता है 64-66 तक हमारा कोठारी आयोग बना था, और कोठारी आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए, उनके रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए, उनके सुझावों को लागू करने के लिए हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1968 में। और उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पर क्या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। सेकंड जो हमारी एनईपी है, सेकंड हमारी एनईपी बनी है, सेकंड एनईपी बनी है 1986। और 1986 के टाइम पर जब हमारी सेकंड एनईपी बनी थी, तो उस समय पर
जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्री राजीव गांधी, श्री राजीव राजीव गांधी। और तीसरी जो हमारी शिक्षा नीति बनी है, तीसरी हमारी शिक्षा नीति एनईपी थर्ड बनी है हमारी 2020 में। एनईपी थर्ड कब बनी है? एनईपी थर्ड बनी है हमारी 2020 में, श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। श्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, या इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। अब देखो, जब हमारी थर्ड एनईपी बनने का जब प्रयास किया गया तो थर्ड एनईपी, ये जो थर्ड एनईपी बनी है, ये थर्ड एनईपी हमारी 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति, ये हमारी 21वीं सदी की क्या है? 21वीं सदी की हमारी प्रथम शिक्षा नीति है। सबसे पहले 2016 में सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया। कुछ समय बाद के सुब्रमण्यम की मृत्यु हो जाती है और 2017 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो समिति बनी, इस समिति का प्रमुख कार्य एनईपी 2020 पर ड्राफ्ट तैयार करने का था। एनईपी 2020 को डेवलप करने का काम के सुब्रमण्यम समिति के द्वारा किया गया, परंतु बाद में इस समिति के जो विकास, जो सुझाव थे, उन सुझावों पर जो ड्राफ्ट बनाने का काम किया गया वो के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा किया गया। इस के कस्तूरी रंगन समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट की जितनी भी बातें थी उन सभी बातों को हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दे दी गई। तो अगर मैं बात करूं एनईपी थर्ड की जो सिफारिशें हैं, एनईपी थर्ड की सिफारिशों के बारे में यदि मैं बात करूं तो एनईपी थर्ड की सिफारिशें, एनईपी थर्ड की सिफारिश, एनईपी थर्ड की सिफारिशों की यदि मैं बात करूं तो देखो, इसकी सिफारिश के कस्तूरी रंगन समिति के सुझावों पर, के कस्तूरी रंगन समिति के सुझावों के आधार पर, किसके आधार पर? के कस्तूरी रंगन समिति के सुझावों के आधार पर। आपको पता है कि जो के कस्तूरी रंगन है, इनका पूरा नाम था कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो इस समिति के अध्यक्ष तो कौन हो गए? इस समिति के अध्यक्ष तो हो गए हमारे के कस्तूरी रंगन। इनका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे ये इसरो के? ये इसरो के हमारे पूर्व अध्यक्ष थे। इसमें जो सदस्य थे, इसमें कुल सदस्य संख्या थी, एक तो इसके अध्यक्ष थे और 11 इसके सदस्य थे। 11 इसके क्या थे? 11 इसके सदस्य थे। तो कुल सदस्य 12 होंगे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 12। इसने रिपोर्ट कब सबमिट की? रिपोर्ट इसने सबमिट की 31 मई 2019 को। और इसकी रिपोर्ट को कब मंजूरी दी गई? इसकी रिपोर्ट को मंजूरी दी गई 29 जुलाई 2020
2020 को, 29 जुलाई 2020 को इस समिति की जितनी भी बातें थी, जितने भी सुझाव थे, जितने भी सिफारिशें थी, इन सिफारिशों को क्या दे दिया गया? इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। यदि मैं बात करूं एनईपी 2020 की, तो एनईपी 2020 में कुल 12 सदस्य थे। इस एनईपी 2020 के 12 सदस्यीय समिति में केवल एकमात्र महिला थी, जिसका नाम था नजमा अख्तर। कौन था? नजमा अख्तर। और यदि आपको पता हो, नजमा अख्तर उस टाइम पर जो हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, जिसको हम JMI के नाम से भी जानते हैं, JMI के नाम से भी जानते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि एनईपी 2020 की समिति में एनईपी 2020 की समिति में एकमात्र महिला नजमा अख्तर थी। नजमा अख्तर थी। एकमात्र महिला कौन थी? नजमा अख्तर थी। और नजमा अख्तर कौन है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी। ठीक है। ये जो एनईपी है, ये एनईपी प्रमुख रूप से जो हमारी सेकंड एनईपी बनी थी 1986 में, हालांकि उस एनईपी में 1986 वाली एनईपी में हमारा एक 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA के नाम से एक संशोधन भी किया गया था। POA के नाम से एक संशोधन भी किया गया था, उसको थोड़ा सा संशोधित भी किया था, जिसमें 3 शब्द प्रमुख रूप से जोड़े गए थे: प्रासंगिकता, लचीलापन और जवाबदेही। इन 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। तो ये जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 1986 के बाद बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब 1986 में हमारी शिक्षा नीति बनी, ये 2020 में बनी, तो कितने साल हो गए? कुल हो गए 34 वर्ष। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि एनईपी 2020 कितने वर्षों के बाद बनाई गई नवीन शिक्षा नीति थी या नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी? तो ये 34 वर्ष बाद बनी शिक्षा नीति थी। 34 वर्ष बाद बनी शिक्षा नीति थी। यदि मैं बात करूं एनईपी 2020 का प्रमुख जो हमारा लक्ष्य है, एनईपी 2020 का प्रमुख लक्ष्य है कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। तो लिख लीजिए एनईपी 2020 का लक्ष्य। एनईपी 2020 का लक्ष्य। एनईपी 2020 का लक्ष्य क्या है? एनईपी 2020 का लक्ष्य है कि भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। क्या बनाना? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, मतलब ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। क्या बनाना? ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना, GKS, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। अब अगर मैं बात करूं कि जो हमारी एनईपी 2020 है
जो के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाई गई है। एनईपी 2020 का यदि मैं संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा आपको परिचय दूं तो एनईपी 2020 में कुल हमारे 4 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं और इन कुल 4 भागों में हमारे कुल 27 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 27 अध्याय हैं। तो हेडिंग लिख लीजिए एनईपी 2020 का परिचय। एनईपी 2020 का परिचय, संक्षिप्त परिचय की हम बात करते हैं। एनईपी 2020 के कुल भाग कितने हैं? कुल भाग तो हैं हमारे 4 और कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय हैं हमारे 27। तो एनईपी 2020 के कुल भाग तो हैं हमारे कितने? कुल भाग तो हैं हमारे 4 और इसके कुल अध्याय कितने हैं? इसके कुल अध्याय हैं हमारे 27। भाग पहला जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन, भाग फर्स्ट स्कूली शिक्षा, भाग फर्स्ट जिसका नाम है स्कूली शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा का जो प्रारंभ होता है, इस भाग का प्रारंभ होता है अध्याय संख्या 1 से लेकर अध्याय संख्या 8 तक। अध्याय संख्या 1 से लेकर अध्याय संख्या 1 से लेकर अध्याय 8, अध्याय 8। तो भाग वन में कुल अध्याय कितने हैं? कुल अध्याय हैं हमारे 8। कुल अध्याय हमारे कितने हैं? भाग 1 में हमारे कुल अध्याय हैं 8। अब बात करते हैं दूसरा हायर एजुकेशन, भाग सेकंड। और भाग सेकंड बात करता है उच्चतर शिक्षा की। किसकी बात करता है? उच्चतर शिक्षा की। भाग सेकंड किसकी बात कर रहा है? भाग सेकंड बात कर रहा है उच्चतर शिक्षा की। इसमें अध्याय 9 से लेकर अध्याय 19 तक है। अध्याय 9 से लेकर अध्याय 19 है, 19 तक। तो बताओ कुल कितने अध्याय हो गए? कुल अध्याय इसके अंतर्गत हो गए हमारे 10 या 11? 11। हाँ, कई बार गलती हो जाती है हमारी। कुल अध्याय इसके अंतर्गत हो गए हमारे कितने? 11। यदि मैं बात करूं इसके भाग संख्या 3, इसके भाग संख्या 3 की यदि मैं बात करूं, इसके पार्ट संख्या 3 की यदि मैं बात करूं, तो पार्ट संख्या 3 का जो हेडिंग है वो है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रणीय या अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे अध्याय संख्या 20 से लेकर अध्याय संख्या 24 की बात होती है। अध्याय संख्या 20 से अध्याय 24, अध्याय 24। तो बताओ कितने अध्याय हो गए हैं? 20 से 24, 4 नहीं 5। तो कुल अध्याय कितने हो जाएंगे? कुल अध्याय हो जाएंगे इसके अंतर्गत हमारे 5। और जो हमारा भाग संख्या 4 है, भाग संख्या 4 का नाम है हमारा क्रियान्वयन की रणनीति, प्लानिंग ऑफ इम्प्लांटेशन। क्रियान्वयन की रणनीति, क्रियान्वयन की रणनीति। किसकी रणनीति? क्रियान्वयन की रणनीति। ये हमारा अध्याय कहां से हो जाएगा? अब अध्याय 25 से लेकर
अध्याय 25 से लेकर अध्याय 27 तक, अध्याय 25 से लेकर के अध्याय 27 तक। तो बताओ कुल अध्याय कितने हो गए? इसके अंतर्गत हमारे कुल अध्याय आते हैं, कुल अध्याय इसके अंतर्गत आते हैं हमारे कितने? 3। कुल अध्याय कितने आते हैं इसके अंतर्गत? हमारे 3। अब मैं जो ये आपको 4 भाग बताया हूं, इसके पीछे 2 प्रश्न हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आपसे प्रश्न पूछ ले सबसे छोटा भाग कौन सा है। तो सबसे बड़ा भाग हमारे भाग 2, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 2, जिसमें कुल कितने अध्याय हैं? कुल हमारे 11 अध्याय हैं। और सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग है भाग संख्या 4, जिसमें कुल अध्याय कितने हैं? जिसमें कुल अध्याय हमारे 3। तो 2 चीजें आपको यहां पर नोट डाल के लिखनी है। जैसे आरटीए में पूछते हैं ना कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, और इसी प्रकार से यहां पर भी ये पूछ सकता है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 2, भाग 2। कुल अध्याय उसमें कितने हैं? कुल अध्याय उसमें हैं हमारे 11। दूसरा आता है हमारा सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग, और सबसे छोटा भाग है हमारा भाग संख्या 4, जिसके कुल अध्याय कितने हैं हमारे? जिसके कुल अध्याय हैं हमारे 3। कुल अध्याय कितने हमारे? कुल अध्याय हैं हमारे 3। क्लियर? ऐसा माना गया है कि एनईपी 2020 के हमारे कुल 22 मूलभूत सिद्धांत हैं। कुल कितने हैं? कुल 22 मूलभूत सिद्धांत हैं। तो इसमें एक चीज और नोट कर लेना, कुल मूलभूत सिद्धांत, कुल मूलभूत सिद्धांत, कुल मूलभूत सिद्धांत, इसके कुल मूलभूत सिद्धांत है हमारे कितने? 22। मतलब 22 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर हमारी एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? एनईपी 2020 का निर्माण किया गया। क्लियर है? हाँ या ना? तो देखो एनईपी 2020 में, जो हमारी एनईपी 2020 है, इस एनईपी 2020 में हमारे जो कुल भाग तो हो गए 4 और कुल अध्याय हो गए 27। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं एक एक भाग की। अब ये मत समझना कि हमें कुल 27 अध्याय पढ़ने हैं, जी नहीं। हमें 2 भागों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, भाग फर्स्ट पे और भाग सेकंड पे। स्कूली शिक्षा पर भी हमें फोकस करना है, और स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमें किस पर फोकस करना है? स्कूली शिक्षा के साथ साथ हमें उच्चतर जो हायर एजुकेशन है, इस हायर एजुकेशन पर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहला लिख लीजिए भाग 1। एक एक को समझेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चीजें इनमें। भाग 1, भाग 1 का नाम क्या है? भाग 1 का नाम है स्कूली शिक्षा। क्या नाम है? स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा। सबसे पहले हम लोग भाग 1 का थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण करते हैं। भाग 1 का थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण करते हैं। भाग 1 में सबसे अच्छी बात, जो पहले से हमारी 10+2 की जो पद्धति चल रही थी, उस 10+2 पद्धति के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति को लागू किया गया। पहले हमारे 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के प्रावधान थे, परंतु एनईपी 2020 में जो आयु समूह है, उस आयु समूह को परिवर्तित कर दिया, और अब 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना
ये कर्तव्य बन गया। मतलब आंगनबाड़ी की शिक्षा को भी अब वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें, कुछ कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख बातें, और कुछ प्रमुख बातें क्या थी? सबसे पहली पहली बात, स्कूली शिक्षा व्यवस्था, स्कूली शिक्षा व्यवस्था पद्धति में परिवर्तन करना, व्यवस्था में परिवर्तन करना, परिवर्तन करना। किसमें परिवर्तन करना? स्कूली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना। कैसे परिवर्तन करना? दो प्रकार से परिवर्तन किया गया। एक परिवर्तन तो क्या किया गया? एक परिवर्तन तो किया गया 10+2 के स्थान पर, 10+2 के स्थान पर, आगे समझेंगे हम, इसको अच्छी तरीके से समझा रखा है। 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति को लागू करना, पद्धति को लागू करना, लागू करना। मन में आ रहा होगा कि ये 5-3-3-4 क्या है। अब आप 5-3-3-4 को आप समझोगे, पहले जो हमारा 6 वर्ष से लेकर 18 आयु वर्ग के स्थान पर, आयु वर्ग के स्थान पर 3 से 18 आयु वर्ग को शामिल करना, 3 से 18 आयु वर्ग को शामिल करना, शामिल करना। किसको शामिल करना? देखो, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पद्धति, और इसके अलावा 6 और 18 आयु वर्ग के स्थान पर, जैसे पहले जो हमारा आपको पता होगा कि आरटी एक्ट भी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के तो सामान्य बच्चे और 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के निशक्त जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनके लिए आरटी एक्ट लागू होता है। तो पहले स्कूली शिक्षा में 6 से 14 या 6 से 18 वर्ष को हमने शामिल किया था, पर एनईपी में किसको शामिल कर लिया? एनईपी में हमारे 6 वर्ष से लेकर 18 आयु वर्ग के स्थान पर किसको? 3 वर्ष से लेकर के 18 आयु वर्ग को शामिल कर लिया। इसका मतलब है एनईपी 2020 में अर्ली केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब ईसीसीई पद्धति को भी शामिल कर लिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना था। तो स्कूली शिक्षा में परिवर्तन किया गया पहला तो, और दूसरा प्रारंभिक हमारी बाल्यावस्था देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को मजबूत करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी को शामिल करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब आपके मन में आ रहा हो गुरुजी ये होती क्या है? तो ईसीसी का मतलब क्या है? ईसीसी का मतलब है कि जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, जिसे हम प्री आंगनबाड़ी की शिक्षा, जिसे हम बालवाड़ी की शिक्षा भी, जिसे हम बाल वाटिका की शिक्षा भी कहते हैं, जिसे हम प्ले ग्रुप की शिक्षा भी कहते हैं, तो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो शिक्षा है
वो प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा दी जाएगी, ट्रेन टीचर के द्वारा दी जाएगी। इसीलिए आपको कई बार आपने देखा होगा पेपर में कि एनटीटी टीचर की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो एनटीटी टीचर का मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग मतलब जो आंगनबाड़ी में जो पढ़ाएंगे ना, आंगनबाड़ी में पहले तो आंगनबाड़ी क्या सहायिका पढ़ा देती थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ा देती थी, पर अब आंगनबाड़ी में पढ़ाने के लिए भी जो शिक्षक होंगे वो प्रशिक्षित होंगे और उनके पास में एक स्पेशल डिग्री या स्पेशल डिप्लोमा होगा। तो ईसीसी को शामिल किया गया। अब हम लोग बात करते हैं हमारे भाग फर्स्ट में अध्याय 1 की। किसमें? भाग फर्स्ट में अध्याय 1 की हम लोग बात करते हैं। तो अध्याय जो 1 है हमारा, लिख लो, भाग संख्या 1 अध्याय 1, भाग 1 और अध्याय 1, भाग 1 और अध्याय 1। भाग 1 अध्याय 1 का क्या नाम है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा। सीखने की नींव, सीखने की नींव। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा अध्याय है, पूरा का पूरा हमारा अध्याय किस पर फोकस रहेगा? पूरा का पूरा हमारा अध्याय हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर पर फोकस रहेगा। कैसे रहेगा? अब ये हमको समझना है। कैसे समझना है? ऐसा माना जाता है, मनोविज्ञान ऐसा कहती है कि बच्चे के मस्तिष्क का जो 85% से लेकर के 90% जो विकास है वो 6 वर्ष की अवस्था से ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए पहले के 6 वर्ष बहुत जरूरी है। तो पहले के 6 वर्ष बहुत जरूरी है, तो इसका मतलब 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वर्ष 2030 तक पूरी तरीके से, या सभी बच्चों को वर्ष 2030 तक ईसीसी की शिक्षा उपलब्ध करवाना, ताकि कक्षा 1 में जैसे ही बच्चा प्रवेश करे तो वो बच्चा स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो लिख लीजिए इसमें पहली बात कि बालक के मस्तिष्क का, बालक के मस्तिष्क का 85% विकास, 85% विकास 6 वर्ष तक 6 वर्ष तक हो जाता है। 6 वर्ष तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? 6 वर्ष तक हो जाता है। अतः प्रारंभ के 6 वर्ष महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ के 6 वर्ष महत्वपूर्ण है। इसलिए एनईपी 2020 में प्रावधान किया गया, एनईपी 2020 में यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2030 तक सभी बच्चों का मतलब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को
सभी बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE उपलब्ध करवाई जाए, उपलब्ध करवाई जाए, करवाई जाए। क्यों उपलब्ध करवाई जाए? ताकि बच्चा स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो स्कूली शिक्षा के लिए क्या हो? स्कूली शिक्षा के लिए बच्चे को तैयार करना, स्कूली शिक्षा के लिए बच्चे को क्या करना? बच्चे को तैयार करना। स्कूली शिक्षा के लिए हमें बच्चे को क्या करना पड़ेगा? स्कूली शिक्षा के लिए हमें बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। और कैसे तैयार करेंगे? जब तक हम बच्चे को ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर की शिक्षा हम प्रदान नहीं करेंगे, तब तक बच्चा स्कूली शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो सकता। अब यह भी कहा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें शिक्षा किस प्रकार की दी जाए? तो एक तो शिक्षा दी जाए जो लचीली हो, फ्लेक्सिबल हो, मल्टी डायमेंशनल हो, बहुआयामी हो, मल्टी स्ट्रेटिफिकेशन हो, मल्टी लेवल हो, मल्टी डायमेंशनल भी हो, बहुआयामी भी हो और बहुस्तरीय भी हो। बहुआयामी का मतलब हो कि भाई बच्चे को हम कला शिक्षा के साथ साथ हम स्वास्थ्य शिक्षा का भी ध्यान दें, कठपुतलियों का भी ज्ञान दे, अक्षर ज्ञान भी दे, पहेली का ज्ञान भी दे, और बहुस्तर मतलब सरल से जटिल की तरफ आगे बढ़ाया जाए, धीरे धीरे बच्चे को तैयार किया जाए। तो लचीली हो, बहुआयामी हो, बहुस्तरीय हो, खेल आधारित हो, गतिविधि आधारित हो और खोज आधारित हो। इसका मतलब ECC में प्रमुख रूप से 6 प्रकार की शिक्षा पर फोकस किया गया। ECC में 6 प्रकार की शिक्षा पर 6 प्रकार की शिक्षा पर फोकस किया गया, फोकस किया गया। फोकस्ड ऑन 6 टाइप एजुकेशन इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और कौन कौन सी 6 प्रकार की शिक्षा? कौन कौन सी 6 प्रकार की हमारी शिक्षा कौन कौन सी होगी? 6 प्रकार की शिक्षा, मुख्य रूप से 6 प्रकार की शिक्षा पर फोकस किया गया है। एक तो होगी लचीली, फ्लेक्सिबल। लचीली का मतलब है कि बच्चे के मन से जो स्कूल का जो डर होता है ना प्रारंभिक छोटे बच्चे के मन से, उस डर को निकालना। बच्चे को आप आते ही मतलब परीक्षा नहीं लेना है, बच्चे को धीरे धीरे अक्षर ज्ञान करवाना, बच्चे को मौखिक रूप से कुछ प्रश्न पूछना, धीरे धीरे क्लास में उसका मोटिवेट करना। मतलब जो बच्चे का इवेल्यूशन का जो सिस्टम होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। जब बच्चा आएगा तभी पेपर दे सकता है। मतलब लचीली पद्धति हो, लचीली के साथ साथ बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल हो, बहुआयामी हो, बहुआयामी के साथ साथ बहुस्तरीय हो। कैसी हो? बहुस्तरीय हो। इसके साथ साथ में खेल आधारित शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा दी जाए। इसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए, गतिविधि आधारित शिक्षा दी जाए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दी जाए। और साथ साथ खोज आधारित शिक्षा पर फोकस किया गया। खोज आधारित शिक्षा पर क्या किया गया? खोज आधारित शिक्षा पर फोकस किया गया। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में प्रमुख रूप से 6 प्रकार की शिक्षा पर क्या किया गया? 6 प्रकार की शिक्षा पर फोकस किया गया। ठीक है जी। अब हम गतिविधियां कौन कौन सी करवाएं? तो एनईपी जो 2020 बनी है बहुत क्लियर है बेटा। इसका जो ड्राफ्ट, इसकी जो आप इसके जो पॉइंट पढ़ोगे ना, आपको पढ़ने में मजा आएगा। हर चीज को बहुत क्लियर कर रखा है। तो गतिविधि भी कैसी करवाएं? गतिविधि के अंतर्गत बच्चे को भाषा ज्ञान दे, बच्चे को अक्षर ज्ञान दे, बच्चे से इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी, जैसे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? छोटे बच्चे हल्के हल्के कबड्डी खेलना, छुपम छुपाई खेलना,
इंडोर और आउटडोर एक्टिविटी शामिल की जाए। फिर पहेली पूछी जाए ताकि बच्चे में तार्किक सोच का विकास हो। बच्चे से कुछ ना कुछ पेंटिंग करवाई जाए, चित्रकारी करवाई जाए, कठपुतली आधारित गतिविधियां करवाई जाए, शिल्प कला, बच्चा कुछ ना कुछ, माचिस की डिब्बियों को जोड़ करके बच्चा कुछ भी बना रहा है, और बच्चे को धीरे धीरे मतलब कठपुतली, शिल्प कला और संगीत आधारित बच्चे को कहा जाए शाबाश बेटा तू कविता बोल, शाबाश बेटा तू कुछ ना कुछ बोल करके सुना, तो बच्चे से ये गतिविधियां करवाई जाएं। तो लिख लीजिए इसमें, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, अंतर्गत निम्न गतिविधियां, निम्न गतिविधियां, गतिविधियां शामिल किए जाने की बात कही, शामिल किए जाने की, किए जाने की बात कही गई, बात कही गई, कही गई। इसके अंतर्गत निम्न गतिविधियां शामिल किए जाने की बात कही गई। कौन कौन सी गतिविधियां बताई मैंने? गतिविधियां अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान, पहेलियां, पहेलियां पूछी जाएं, पहेलियों के साथ साथ में पहेलियां पूछी जाए ताकि बच्चे की कौन सी तार्किक सोच का विकास हो, तार्किक सोच का विकास हो। बच्चे से कठपुतली आधारित गतिविधियां करवाई जाएं, शिल्प कला आधारित गतिविधियां करवाई जाएं, बच्चे से संगीत आधारित गतिविधियां करवाई जाएं, और साथ साथ बच्चे से चित्रकारी व पेंटिंग के कार्य करवाए जाएं, चित्रकारी व पेंटिंग के कार्य, चित्रकारी व पेंटिंग के कार्य करवाए जाएं, करवाए जाएं। किसके काम करवाए जाएं? चित्रकारी और पेंटिंग के काम करवाए जाएं। अब हमने ये बात तो कह दी, पर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? इसका प्रमुख उद्देश्य ये होगा ताकि बालक का कॉम्प्रिहेंसिव और बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो ईसीसी का प्रमुख उद्देश्य समग्र व सर्वांगीण विकास करना था। तो नोट डाल करके लिख लीजिए, अर्थात, अर्थात ईसीसी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, ईसीसी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य, ईसीसी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का समग्र व, बालक का, बालक का समग्र व, समग्र व सर्वांगीण विकास करना था, सर्वांगीण विकास करना था। बालक का क्या करना था? बालक का कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव को हम रिलेट कर सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट से। तो इसका मतलब है बालक का समग्र व सर्वांगीण विकास करना था। अब क्या कहा गया इस, देखो मैं कह रहा हूं ना, पहली क्लास में मैं कह रहा हूं एनईपी 2020 में बहुत बेहतरीन बातें बनाई गई है, बहुत शानदार। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को, कक्षा 8 तक नहीं, एनसीईआरटी के द्वारा 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, मतलब प्रारंभिक बाल्य अवस्था की जो शिक्षा दी जाएगी, उसको 2 भागों में बांटा गया। और इसके लिए नेशनल करिकुलम एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन NCPFECCE का निर्माण किया गया। 2 भाग, 0 से 3 वर्ष का एक फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष तक का एक फ्रेमवर्क। सबसे अच्छी बात लिख लो कि एनसीईआरटी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा
एनसीईआरटी द्वारा वर्ष वर्ष 8 तक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या नाम बताया? एनसीपीएफ। एनसीपीएफ नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, एनसीपीएफ ईसीसीई का निर्माण किया जाएगा। ये क्या है भाई? ये है हमारा नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है। अब इस एनसीपीएफ ईसीसी के भी दो भाग होंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या व शैक्षणिक रूपरेखा। समझ सकते हो, इतने तो आप इंटेलिजेंट हो वैसे भी, है ना? हाँ, हिंदी में इसको हम कह देंगे प्रारंभिक। चलो आगे इसके दो भाग करेंगे ना, तो मैं आगे हिंदी में लिख देता हूं इसको। इसका हिंदी नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम व शैक्षणिक रूपरेखा। और इस शैक्षणिक रूपरेखा के दो भाग बताए। दो प्रकार से फ्रेमवर्क तैयार करना है। इसके दो भाग बताए। और दो भाग क्या? 0 से 3 वर्ष के लिए अलग फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष के लिए 0 से 3 वर्ष के लिए अलग फ्रेमवर्क और 3 से 8 वर्ष के लिए एक अलग फ्रेमवर्क तैयार होगा। क्या तैयार होगा? अलग फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसमें राष्ट्रीय परंपराओं को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जो हमारी कलाएं, स्थानीय जो हमारी कलाएं हैं, उन स्थानीय परंपराओं को विकसित करने के लिए स्थानीय कलाओं को, कहानियों को, कविताओं को, खेलों को, गीतों को शामिल किया जाएगा। माता पिता को भी बच्चों की गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। माता पिता बच्चों की गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ माता पिता उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। तो लिख लीजिए, इस पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क में स्थानीय परंपराओं पर आधारित कहानियों,
कविताओं, कहानियों, कविताओं, गीतों व खेलों को भी, खेलों को भी शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, किया जाएगा। साथ साथ माता पिता को भी, साथ साथ माता पिता को भी गतिविधियों में शामिल करेंगे, माता पिता को भी गतिविधियों में शामिल करेंगे, गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। जैसे कई सारी प्राइवेट विद्यालय होती है ना, उसमें आपने देखा होगा पेरेंट्स के लिए भी कंपटीशन होता है, जलेबी खाओ, है ना, वो यूं हाथों को बांध करके बोरे में पैर रख करके वो करवाते हैं ना, आगे चलने वाला, जलेबी ऊपर लटकाई हुई होती है, बिना हाथों को यूं बांधे हुए मुंह से खाना होता है। तो इसका मतलब बच्चे से जो एक्टिविटी करवा रहे हैं ना, बच्चे से एक्टिविटी में माता पिता को भी शामिल करवाया जाएगा। क्यों करवाया जाएगा, आपके मन में सवाल पैदा हो रहा है। ताकि बच्चे को गतिविधियां करते समय सहज महसूस हो, बच्चा किसी भी प्रकार की हेजिटेशन ना रखे, बच्चे में किसी भी प्रकार की घबराहट फील ना हो। तो किसको शामिल किया जाएगा, माता पिता को भी शामिल किया जाएगा। अब देखो, जो हमारे ईसीसी की जो शिक्षा है, इस ईसीसी की शिक्षा को भी चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ईसीसी को, ईसीसी की शिक्षा को लागू करने के 4 चरणबद्ध तरीके बताए। सबसे पहला है, पहला तरीका कि ऐसे आंगनबाड़ी जो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं, मतलब बहुत साउंड तरीके से चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आंगनबाड़ी है, तो उन बढ़िया आंगनबाड़ी को तो अकेले अकेले वहां पर शिक्षा होगी। फिर कुछ आंगनबाड़ी ऐसे हैं जो प्राथमिक विद्यालय के साथ चल रहे हैं, कुछ आंगनबाड़ी ऐसे हैं जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से चल रहे हैं, और कुछ आंगनबाड़ी जो अकेले चल रहे हैं, अकेले चल रहे पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के साथ चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। तो लिख लीजिए, ईसीसी की शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ईसीसी की शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ईसीसी शिक्षा को कैसे लागू किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सभी जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एनटीटीटी आ गया ना, तो लिख लो, सभी 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 ईसीसी केंद्रों में प्रशिक्षित अध्यापकों व प्रशिक्षित अध्यापकों व कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी, भर्ती की जाएगी। किसकी भर्ती की जाएगी, सभी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। जो हमारा ईसीसी की सार्वभौमिक पहुंच हो, इसलिए ईसीसी सेंटरों पर सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ईसीसी में या आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता होगी, संसाधनों की उपलब्धता होगी, उपलब्धता होगी।
आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार के संसाधनों की क्या होगी, सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता होगी। जो हमारा बालवाड़ी जो होगा, बालवाड़ी में एक ईसीसी योग्य शिक्षक भी होगा, कम से कम एक ईसीसी योग्य शिक्षक होगा, और बालकों को फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ज्ञान दिया जाएगा। तो लिख लीजिए, बालकों को खेल आधारित शिक्षा, बालकों को खेल आधारित शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा व FLN, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल, जिसको हम कहते हैं बुनियादी साक्षरता, बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान दिया जाएगा, संख्या ज्ञान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? बच्चों को बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान दिया जाएगा। जो हमारे दोपहर का जो मिड डे मील है, वो प्राथमिक विद्यालय 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष के साथ साथ, 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के साथ साथ 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के, मतलब 5वीं तक भी दिया जाएगा। हालांकि ये तो लागू है, फिर भी इसमें इंडिकेट किया गया है कि मिड डे मील कक्षा 5 तक या वर्ष 11 तक दिया जाएगा, कहां तक दिया जाएगा? वर्ष 11 तक दिया जाएगा। इसके अलावा बिना आंगनबाड़ी के, इसमें यह बात कही गई कि बिना आंगनबाड़ी की शिक्षा के कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको ईसीसी की शिक्षा अनिवार्य रूप से लेनी पड़ेगी। तो लिख लो, बिना आंगनबाड़ी की शिक्षा के कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जब भी तो कहा गया कि 2030 तक ईसीसी की कंपलसरी रूप से क्या देनी पड़ेगी? ईसीसी की कंपलसरी रूप से शिक्षा देनी पड़ेगी। और शायद आपको पता भी होगा, राजस्थान में एक बार बहुत शिक्षा विभाग में या स्कूलों में बवंडर भी पैदा हुआ था कि जितने भी शिक्षक है ना, वो सारे के सारे शिक्षक बच्चों की स्वास्थ्य जांच और करेंगे। तो ये बात भी कही गई थी कि आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 5 तक हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 5 तक हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। तो लिख लीजिए, कक्षा 5 तक हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। अब ये मत समझ जाना बेटा कि मास्टर और मास्टरनी गुरुजी और मैडम वहां पर पढ़ा रही हैं, वो बच्चों के नाखून काटेंगी, अगर बालों में कोई जू चल रही है तो उसको बीण करके इकट्ठा करेंगी ना। उनका हेल्थ चेकअप डेली चेक किया जाएगा कि नहा धो करके आ रहा है, नहीं आ रहा, ड्रेस में आ रहा है, नाखून कटे हुए या नहीं कटे हुए, है ना। इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैडम ही आईब्रो बना करके आ रही है, मैडम ही सुंदर लग रहे हैं, सर ही सुंदर लग रहे हैं, बच्चों को भी सुंदर दिखाना है। तो इसलिए उनका समय समय पर क्या होगा? हेल्थ चेकअप होगा। ऐसा भी कहा गया कि जो ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड जो शिक्षक होंगे, उन शिक्षकों को 6 महीने का
मतलब जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको एक 6 महीने का डिप्लोमा दिया जाएगा, मतलब 6 महीने का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 10+2 से कम जिनकी योग्यता है उनको ईसीसी में 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा। तो लिख लीजिए, ईसीसी के शिक्षकों का कैडर एनसीईआरटी के मॉडल पर आधारित होगा। इसमें ये कहा गया कि 10+2 योग्यता वालों को 6 माह का प्रमाण पत्र अनिवार्य, और 10+2 से कम योग्यता वालों को 1 वर्ष का ईसीसीई में डिप्लोमा दिया जाएगा। बहुत सारे हमारे जैसे इग्नू, वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, यहां पर क्या दिया जाता है? ये डिप्लोमा दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। साथ ही साथ ये भी कही गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी समय समय पर प्रशिक्षण किया जाएगा, और इसके लिए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो लिख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए आंगनबाड़ी में जो काम कर रहे हैं ना, जो शिक्षक, उनको प्रशिक्षण देने के लिए क्लस्टर रिसोर्स सेंटर डेवलप किए जाएंगे। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर विकसित किए जाएंगे। मन में आ गया गुरुजी ये क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं बेटा, मतलब ब्लॉक लेवल पर टीचरों को प्रशिक्षण देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा, उसे हमने क्या कह दिया? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा। दीर्घ अवधि में मतलब लंबे आगे चल करके राज्य सरकार के द्वारा इनके कैडर की स्थापना की जाएगी और उनका सतत व्यावसायिक विकास किया जाएगा, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा, सीपीडी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीपीडी किया जाएगा। तो दीर्घावधि में राज्य सरकार द्वारा इनके कैडर का निर्माण किया जाएगा। इनके कैडर का निर्माण किया जाएगा तथा सीपीडी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ बातें आज की क्लास में हमने डिस्कस की है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का जो कंटेंट है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो मैटर है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।